नमस्कार देवियों एवं सज्जनों। रेनो के लिए ट्राइबर एक गेम चेंजर साबित हो रही है और वजह है इस गाड़ी के प्राइसेस और इसमें मिलने वाला बेहतरीन पैकेज। कस्टमर्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस गाड़ी से। इस समय हर महीने लगभग ट्राइबर की 2 से 3 हजार यूनिट्स बिक जाती हैं। इतना अच्छा सेल्स फिगर रेनो की किसी और गाड़ी का नहीं है। तो इस वीडियो में मैं ट्राइबर का रिव्यू नहीं करने वाला हूं, मैं उसको चलाते हुए नहीं दिखने वाला हूं। मैं यहां पर सिर्फ आपको सिंपली इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूं, प्रोज और कॉन्स बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आपको यह समझने में काफी आसानी हो जाएगी कि ट्राइबर आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस गाड़ी के सबसे पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि इस गाड़ी में क्या कुछ अच्छा है। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है प्रैक्टिकल कार। ये गाड़ी अपने बजट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कार है। मेरा मतलब है कि फर्स्ट रो हो, सेकंड रो हो या फिर थर्ड रो, तीनों ही रो काफी स्पेशियस है। आमतौर पर ऐसा होता है कि इस बजट में जो छोटी मोटी एमयूवीज आ जाती हैं, लॉन्च हो जाती हैं, जैसे कि डेटसन गो प्लस या फिर कुछ और ले लीजिए, कुछ समय पहले तक की बात करें तो अर्टिगा का भी नाम ले ही लेता हूं। तो इस तरह की एमयूवीज में क्या है कि थर्ड रो में इतनी अच्छी स्पेस नहीं मिल पाती थी कि एक एडल्ट कंफर्टेबली बैठकर जा सके। लेकिन ये एक ऐसी एमयूवी है जिसमें रेनो वालों ने काफी अच्छी तरह से स्पेस का मैनेजमेंट करा है। थर्ड रो में भी इतनी स्पेस मिल जाती है कि पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ के ट्रेवल कर सके। इसके अलावा सबसे अच्छी और अलग बात यह है कि आप इसकी थर्ड रो की दोनों सीट्स को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और दोनों सीट्स को रिमूव करने के बाद इस गाड़ी में 625 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है, जो कि इस बजट में किसी भी गाड़ी में इतनी बड़ी बूट स्पेस नहीं मिलती। इस बजट में क्या, इससे अपर सेगमेंट में मिलने वाली अर्टिगा में भी इतनी अच्छी बूट स्पेस नहीं है। अगर आप अर्टिगा की थर्ड रो की सीट्स को हटाते हैं तो आपको लगभग 550 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है, जबकि इसमें 625 लीटर की निकल आती है। तो इसलिए अगर आप 4-5 लोग काफ़ी सारे सामान के साथ कहीं ट्रैवल करने के लिए जाना चाहते हैं तो ट्राइबर आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज साबित हो सकता है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे सिटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेकंड रो में 60:40 स्प्लिट मिल जाता है, थर्ड रो में 50:50 है। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसके कैबिन स्पेस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के कैबिन में कई सारी स्टोरेज स्पेसेस दी गई हैं। आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, सेंट्रल कंसोल में ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है साथ में, उसमें काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा डोर्स पर, सभी डोर्स पर आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है और सीट्स के पीछे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। तो सामान रखने के लिए कई सारी जगहें हैं कैबिन के अंदर, इसलिए ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी को एक प्रैक्टिकल कार बना देते हैं। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है सेफ्टी फीचर्स। इस गाड़ी में आपको सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसी सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप इसका टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इससे अपर सेगमेंट की एमयूवी अगर आप अर्टिगा खरीदते हैं या फिर इस बजट की या इससे और बजट की महंगी कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको डुअल एयरबैग्स ही मिल पाते हैं। लेकिन इस गाड़ी में आपको टेट्रा एयरबैग्स, 4 एयरबैग्स दिए हुए हैं। तो सेफ्टी फीचर्स के नाम पर यह गाड़ी अपने बजट की दूसरी गाड़ियों से बेहतर है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में आपको 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि एक MPV होने के नाते काफी बेहतरीन है, खासकर इंडियन रोड्स के हिसाब से। अगर आप इतने बजट में मिलने वाली दूसरी हैचबैक्स की ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो आपको 165 या फिर 170 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस ही मिल पाती है। अगर मैं इसी की सेगमेंट की डेटसन गो प्लस या फिर इससे अपर सेगमेंट की अर्टिगा की भी बात करूं तो उनमें भी 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जो कि इससे 2 mm कम है। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कंपनी की कोई बजट कार होती है जो कम बजट में मिल रही होती है, सस्ती गाड़ी होती है, उसके लुक्स ठीक ठाक ही होते हैं। वो गाड़ी देखने में अच्छी नहीं लगती, उसकी रोड प्रेजेंस ठीक ठाक होती है, हाँ माइलेज अच्छा दे देती है, चल फिर ठीक लेती है, कंफर्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गाड़ी दिखती बड़ी बेसिक सी है, कुछ हैपनिंग सा नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ ट्राइबर के साथ नहीं है। ट्राइबर का चाहे एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर, दोनों ही काफ़ी एक्साइटिंग है। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस अपने बजट के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। इस गाड़ी को रेनो वालों ने काफ़ी अच्छे लुक्स दिए गए हैं। इसका थोपड़ा काफ़ी अच्छा है।
हालांकि लुक्स डिपेंड करते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है किसी को कुछ, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि ट्राइबर ज़्यादातर लोगों को पसंद होगी लुक्स के मामले में। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है फुली लोडेड फीचर्स। इस गाड़ी में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस बजट की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिल पाते, या फिर मैं कहूँ इसी की सेगमेंट की डेटसन गो प्लस में नहीं मिल पाते। काफ़ी लंबी लिस्ट है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। रियर डिफॉगर, डे नाइट IRVM, रियर पार्किंग कैमरा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, थर्ड रो स्प्लिट सीट्स, 8 इंच टच स्क्रीन इन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जबकि बाकी गाड़ियों में जहाँ तक कि अर्टिगा में भी 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। पुश स्टार्ट बटन, रियर AC वेंट्स, थर्ड रो AC वेंट्स, रियर पावर आउटलेट, सेकंड और थर्ड रो दोनों में ही आपको पावर आउटलेट दिया हुआ है। डिजिटल स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर, इसके अलावा इस गाड़ी में दो कूल्ड ग्लव बॉक्स दिए गए हैं। नॉर्मली गाड़ियों में एक सिंगल दिया जाता है। तो ये सभी वो फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिल जाते हैं, लेकिन इस बजट की हर किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते, और यही फीचर्स इस गाड़ी को एक अट्रैक्टिव पैकेज बनाते हैं। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। ज़्यादातर हम इंडियंस गाड़ी खरीदने के पहले सोचते हैं कि यार उसका मेंटेनेंस कितना ज़्यादा है, गाड़ी तो खरीद ली, अब कितना खर्चा हमें करना पड़ेगा, उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, मैं बात कर रहा हूँ सर्विस कॉस्ट, वो बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ इसी की सेगमेंट की, तो अर्टिगा हो या फिर डेटसन गो प्लस, दोनों से ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट रेनो ट्राइबर की। सातवां पॉजिटिव पॉइंट है प्राइसेस, और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये गाड़ी रेनो वालों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये 5 लाख रुपीज से शुरू होकर 7.3 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इतने बजट में और कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो 7 सीटर हो और इतने बेहतरीन पैकेज उस गाड़ी में मिल रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कुछ मिल जाता है कितने कम पैसों में। तो चलिए, ये तो होगा इस गाड़ी के पॉजिटिव्स। गाड़ी चाहे कोई भी हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, ये भी नहीं है। इसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ नहीं, कुछ से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छाइयों के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कमियों के बारे में, नेगेटिव्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है परफॉर्मेंस। इस गाड़ी में सिर्फ 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है, जो सिर्फ 71 bhp पावरफुल है और 96 Nm टॉर्क की है। आप एक 7 सीटर कार बना रहे हैं और इसमें 1 लीटर इंजन दे रहे हैं। इससे बेहतर इंजन इतने बजट की लगभग हर किसी गाड़ी में मिल जाता है, फिर चाहे स्विफ्ट हो, ग्रैंड आई10 नियोस हो, गो प्लस हो, या फिर अर्टिगा हो, या इग्निस हो, या कोई भी गाड़ी हो, जहाँ तक कि मारुति इको हो, हर किसी में बेहतर इंजन दिया हुआ है। लेकिन इस गाड़ी का इंजन कम पावरफुल और कम टॉर्की है। ये इंजन सिर्फ ऑन पेपर ही कमजोर नजर नहीं आता, ये चलाने में भी उतना ही कमजोर है। अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं, मेरा मतलब है आपके साथ गाड़ी में और कोई नहीं है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को फुल कर लेते हैं, इसकी 7 पैसेंजर्स की कैपेसिटी को फुल कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अंडर पावर्ड हो जाती है। लगता ही नहीं है कि इस गाड़ी में कुछ दम बाकी है। और ऐसे में अगर आप किसी चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ाते हैं तो फिर तो क्या कहना है, और उतने में अगर आप AC भी ऑन कर लें फिर तो और क्या कहना है। अब अगर आप इस गाड़ी को 80 या फिर 90 की स्पीड तक, जहाँ तक कि कैस्तान करके अगर आप 100 तक की स्पीड तक चलाते हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को 100 से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये कछुए की तरह प्रोग्रेस करती है। अगर आप 100 की स्पीड पर किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो उससे ज़्यादा आसान होगा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना। 100 के ऊपर जाके ये गाड़ी ना तो इतना अच्छा आपको कंट्रोल प्रोवाइड कर पाती है, ना ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाती है, और ना ही पावर प्रोवाइड कर पाती है। इस गाड़ी को अगर आप 80-90 तक की स्पीड में हाईवे पर चलाएं तब तक ठीक है, उसके ऊपर रिस्की है। इसीलिए अगर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जो काफ़ी पंची हो, जिसको चलाने में मज़ा आता हो, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर इसको फैमिली पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, जो कभी भी तेज़ गाड़ी नहीं चलाना पसंद करते, आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना उनका टारगेट होता है, फिर चाहे वो 40 की स्पीड पर पहुंचे या फिर 60 की। 80 से ज़्यादा की स्पीड पर ना आज तक वो कभी चलाए हैं, ना कभी चलाने वाले हैं। उन लोगों के लिए ये गाड़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप वैसे लोग नहीं हैं तो आपके लिए ये गाड़ी नहीं है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है माइलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंजन पावरफुल भी कम है, टॉर्की भी कम है, और 3 सिलेंडर इंजन है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका माइलेज थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, बाकी गाड़ियों से ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन असल में यहाँ भी ये दूसरी गाड़ियों से पीछे रह जाती है। इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 18.29 kmpl
जबकि मैनुअल में 19 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं इससे अपर सेगमेंट की MUV अर्टिगा की, जो इससे ज़्यादा पावरफुल है, इससे ज़्यादा टॉर्की है, तो उसके मैनुअल ट्रांसमिशन में 19.01 kmpl और ऑटोमेटिक में 18 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। डेटसन गो प्लस में भी, जो इससे ज़्यादा पावरफुल है, उसमें भी इतना या इससे थोड़ा ज़्यादा क्लेम किया जाता है। अगर इतने बजट सेगमेंट की बात करूं तो स्विफ्ट में काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है, जबकि वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। नियोस में काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। कुल मिलाकर इस इतने कमज़ोर इंजन में कम से कम एबव 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए था, लेकिन क्लेम किया जा रहा है 19 kmpl। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, इसका इंजन रिफाइंड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है और वो नॉइस कैबिन के अंदर तक आ रही होती है। यहाँ तक कि इसके 3 सिलेंडर इंजन के वाइब्रेशंस भी कैबिन के अंदर तक फील हो रहे होते हैं। अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो टायर्स की और हवा की आवाज़ कैबिन के अंदर तक प्रॉपर आ रही होती है। NVH लेवल बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस बजट के हिसाब से। चौथा नेगेटिव पॉइंट है इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलने वाली AMT टेक्नोलॉजी। इसी सेगमेंट की इससे भी कम बजट में मिलने वाली डेटसन गो प्लस में आपको इससे बेहतर CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अर्टिगा में भी टॉर्क कन्वर्टर दी हुई है, लेकिन इसमें सबसे बेसिक AMT टेक्नोलॉजी दी हुई है। हालांकि वो चलाने में स्मूथ है, उसमें जर्क्स इतने नहीं हैं जितने कि नॉर्मली AMTs में होते हैं। चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी नीचे वाली है और CVT उससे ऊपर वाली है। पांचवा नेगेटिव पॉइंट है, वैसे तो इस गाड़ी में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में नहीं मिलते लेकिन मिलने चाहिए थे, जैसे कि हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। ये एक इतना ज़रूरी फीचर है जो हर किसी गाड़ी में होना ही होना चाहिए, लेकिन अफसोस इस गाड़ी में ये फीचर नहीं मिलता, चाहे आप टॉप वेरिएंट क्यों ना खरीद लें। अगर कोई कम हाइट वाला बंदा इस गाड़ी को चलाना चाहता है तो उसे तकिया लगाना पड़ेगा, पिलो लगाना पड़ेगा सीट की हाइट को बढ़ाने के लिए। वहाँ पर हाइट ऊपर करने के लिए कोई फीचर है ही नहीं। इसके अलावा इसमें फ्रंट हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। आप 7 लाख की एक गाड़ी खरीद रहे हैं जिसमें कुछ ही पैसों में आप इस फीचर को ऐड कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा फॉग लैंप्स इस गाड़ी में नहीं मिलते। नॉर्मली इंडिया में फॉग लैंप्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, और सही मायनों में कहूँ तो प्रॉपरली कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये एक फीचर ऐसा है जो कम पैसों में लग जाता है और एक गिनती भी हो जाती है। इसके अलावा सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी में ब्रेक असिस्ट और व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल नहीं मिल पाता, जो कि इसी की सेगमेंट में आने वाली गाड़ी डेटसन गो प्लस में मिल जाता है। इसके अलावा एक और फीचर है जो आजकल के टाइम में काफ़ी कॉमन हो चुका है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। ये इतना कॉमन हो चुका है कि लोग बाबू की गाड़ी में अगर नहीं भी होता है तो वो आफ्टर मार्केट जाके डलवा लेते हैं। अगर आप फोन कंट्रोल्स नहीं दे पा रहे थे, क्रूज कंट्रोल नहीं दे पा रहे थे, तो कम से कम इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक आध दो कंट्रोल्स ही दे देते। इतने में ही लोगों का मन बहल जाता। 6th नेगेटिव पॉइंट है, वैसे तो इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। सबसे कम बजट में सबसे ज़्यादा सेफ्टी इस गाड़ी में मिल जाती है 4 एयरबैग्स के साथ में। लेकिन अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो देखने में तो आपको ये गाड़ी अच्छी लगेगी, बाहर से अंदर की बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक वगैरह की भी आपको देखने में फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगेगी, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी की हो सकती थी। हालांकि इतने बजट में आपको रेनो वाले और कुछ दे भी कह सकते थे। इतना बेहतरीन पैकेज आपको दे रहे हैं, इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी भी अगर दे देते तो वो कमाते क्या। इसलिए कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो रियल लाइफ में हुए हैं, उसमें ड्राइवर ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। इस टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ड्राइवर के कुछ एक्सीडेंट्स दिखाए थे, उसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस खड़े किए थे। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर है लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। 7th नेगेटिव पॉइंट है कि ये रेनो का प्रोडक्ट है, और रेनो की आफ्टर सेल सर्विसेज कुछ जगहों पर अच्छी होती हैं तो कुछ जगहों पर बेकार होती हैं। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में रह रहे हैं, छोटी जगह रह रहे हैं, बड़ी जगह रह रहे हैं। इसके अलावा रेनो की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी कोई खास नहीं मिलती। कहने को क्विड एक सक्सेसफुल गाड़ी है, काफ़ी सारे लोग खरीदते हैं, काफ़ी सारी घूमती फिरती दिखती है, लेकिन उसकी भी रीसेल वैल्यू इतनी खास नहीं है। इसलिए ड्राइवर की रीसेल वैल्यू आपको उतनी खास नहीं मिलने वाली जितनी आपको दूसरी कंपनियों की गाड़ियों की मिल सकती है। 8th और लास्ट नेगेटिव पॉइंट है बूट स्पेस। मुझे पता है कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये तो आपने पॉजिटिव्स में बताया था। असल में अगर इसकी तीनों रो को खड़ा कर दिया जाए तो बूट स्पेस काफ़ी कम रह जाती है, सिर्फ 84 लीटर की। 84 लीटर बहुत कम होता है।
लेकिन अगर थर्ड रो को नीचे कर दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए तो 625 लीटर की काफ़ी बड़ी बूट स्पेस निकल आती है, जो कि एक पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन अगर उसी थर्ड रो को खड़ा कर दिया जाए, अनफोल्ड कर दिया जाए, तो सिर्फ 84 लीटर की बूट स्पेस बचती है, जो किसी काम की नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हम ट्राइबर खरीद लें और फिर उसमें एक CNG किट लगवा लेंगे तो उसका माइलेज और ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा वो फ्यूल एफिशिएंट बन जाएगी, तो उसके लिए आपको इसकी थर्ड रो हटानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 84 लीटर की बूट स्पेस में एक CNG किट लगना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बूट स्पेस के मामले में एक तरफ ये पॉजिटिव में भी आ जाती है और एक तरफ ये नेगेटिव में भी आ जाती है। तो बस यही कुछ इस गाड़ी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे, जिनके आधार पर आप काफ़ी आसानी से अपना फैसला अपनी प्रायोरिटीज़ के आधार पर ले सकते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए बेहतर है या नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपके पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।